साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष आज मैं कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जो आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम आगे की यात्रा शुरू करें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत अंतरिक्ष में इस समय किस प्रकार की क्रांति कर रहा है और किस प्रकार का जयघोष कर रहा है। अभी अगस्त में भारत का जो चंद्रयान 3 था वो वहाँ पर चंद्रमा पर सेफली जो है लैंड कर गया और वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला किसी भी देश का पहला एयरक्राफ्ट था। इस तरह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया और वो वहाँ के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लैटीट्यूड 69 लैटीट्यूड पर उतरा, 69 डिग्री अक्षांश पर उतरा था। और अभी तक किसी भी देश का कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं उतर सका है। जो भी चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, इन किसी भी देशों का नहीं उतर सका है। इस प्रकार एक बड़ा भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसी के साथ ही भारत वहाँ पर ऑक्सीजन की भी खोज कर भारत का जो रोवर था, भारत का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान और भारत का जो लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा गया। विक्रम साराभाई 1962 में एक साइंटिफिक कमेटी बनाई गई थी जो कि साराभाई के नेतृत्व में थी और उसके बाद 1969 में वो इसरो के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसके बाद इस महान इन्हीं इसरो के ही नेतृत्व में भारत ने पहला मंगलयान 2008 में पहला मंगलयान भेजा था। फिर दूसरा मंगलयान भारत ने जब भेजा, पहला 2008 में गया था, दूसरा 2019 में। और 2019 में जो यान गया था उसमें जो उसकी इस साइंटिस्ट थी, डायरेक्टर थी, वो रीता कौंधियाल श्रीवास्तव ने उसको लीड किया था। लेकिन वो अंततोगत्वा जब वहाँ से चांद के तल से टकराया तो उस समय उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, इसलिए वो सफलतापूर्वक नहीं उतर सका, क्रैश कर गया। और जहाँ पर वो क्रैश किया उसका नाम तिरंगा रखा गया है। और भारत का चंद्रयान 3 जहाँ पर उतरा था उसका नाम जो है शिव शक्ति के नाम से रखा गया है। तो इसरो ने अभी तक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके अलावा इसरो जो है वो मंगलयान के बारे में भी जापान से मिल कर के वहाँ पर भेज रहा है। और अब इसी के साथ ही इसरो ने अभी आदित्य L1 को भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेज दिया और इसमें 7 तरीके के पेलोड लगे हुए हैं जो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो है अध्ययन करेगा। और लैग्रेंज पॉइंट कुल मिलाकर के 5 हैं और वहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट 1 या लैग्रेंज पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सूर्य को निरंतर देखा जा सकता है। वहाँ पे सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो 4 पेलोड हैं वो सूर्य के प्लाज्मा का, फोटोस्टेट का और फोटोस्फीयर का, क्रोमोस्फीयर का और वहाँ पे बनने वाली एनर्जी का अध्ययन करेंगे। और सूर्य का या सूर्य की किरणों का जो लैग्रेंज पॉइंट 1 पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन 3 पेलोडों के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार भारत ने ये दूसरी भी सफलता प्राप्त कर ली और आज भारत ने गगनयान 1 भी भेज दिया है। और गगनयान 1 ये ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा हम अंत में चंद्रमा पर मानव को भेजेंगे। और ये अमेरिका के आर्टेमिस समझौते से संभव हुआ है और सफलतापूर्वक आज 21 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया है गगनयान 1। और इसके बाद गगनयान 2 जाएगा जिसमें 2 व्योम मित्र जाएंगे जो कि उसकी अनुकूलता को परखेंगे और किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है या अगर वो सेफली वहाँ लैंड करता है तो उसके बाद जो है फिर मनुष्य भेजे जाएंगे और गगनयान 3 पर मनुष्य भी भेजे जाने का
प्लान अगले साल है। इसी प्रकार और उसमें 3 यात्री पहले से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो विभिन्न प्रकार के यान जा रहे हैं तो भारत का इससे तेज़ी से अंतरिक्ष के नक्शे पर भारत का उदय तेज़ी के साथ हुआ है। अब तक जो देश या एजेंसीज जो वहाँ पर गई हैं उनका नाम हम ले लेते हैं क्रमशः काल क्रमानुसार जिनके यान वहाँ पर गए हैं। तो सबसे पहले यूएसएसआर गया है, फिर यूएसए गया है और फिर उसके बाद जापान वहाँ पर गया है। जापान के बाद वहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी गई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा वहाँ पर 5 ऐसे अभियान किए गए हैं जो कि वहाँ पे अध्ययन के लिए नहीं गए हैं, बल्कि वो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को देखने गए हैं। और एक जो है अन्य क्षेत्र में जिसको एक्सप्लोरर 49 कहा जाता है, वो वहाँ पे एक विशेष कक्षा में स्थापित किया गया है जिससे अध्ययन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अध्ययन से संबंधित 5 यान नहीं गए हैं। अब इसके बाद जैसा कि आप कालक्रमानुसार आप जान रहेंगे, पहले यूएसएसआर वहाँ पर गया, फिर दूसरा जो है यूएसए गया और तीसरा जापान और चौथा यूरोपियन स्पेस एजेंसी वहाँ पर गई, फिर चाइना गया, फिर इंडिया और उसके बाद वहाँ पर इंडिया के बाद लग्जमबर्ग वहाँ पे गया, इजराइल, इटली और साउथ कोरिया यूएई वहाँ पर जा चुके हैं। इस प्रकार से लगभग 11 और यूएसएसआर सबसे बाद में गया है। तो यूएसएसआर और यूएसएसआर और रूस को मिला करके अगर देखें तो कुल 59 अभियान गए हैं। लेकिन अगर यूएसएसआर और रूस को अलग देखें तो यूएसएसआर ने 58 भेजे हैं, अमेरिका ने 59 अब तक भेजे हैं और कुल अब तक 146 अभियान चंद्रमा पर भेजे जा चुके हैं, जिसमें 71 असफल हुए हैं और 75 सफल हुए हैं। तो अब इजराइल ने अपने यान का नाम पारसीट रखा था, जापान ने अपने जो यान को भेजा था उसका नाम डनौरी था और जो लग्जमबर्ग ने भेजा था उसका नाम मैलीरीड था। और इसी प्रकार से ELM जो है यूएई का यान गया था। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये देश अपना यान ये भेज चुके हैं। अब हम आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया 2 महाशक्तियों के बीच में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था रूस सत्ता का केंद्र और दूसरी शक्ति का केंद्र था अमेरिका। अमेरिका और रूस दोनों में आपस में अंतरिक्ष में एक प्रतिद्वंदिता हो रही थी और 1955 के बाद ये ज़बरदस्त तरीके से अंतरिक्ष में ख़ासतौर से चांद की खोज करने के लिए ढेर सारे अभियान शुरू हुए और इन अभियानों की लागत बहुत अधिक थी। लेकिन दोनों देश एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले 1957 में जो है स्पुतनिक 2 के द्वारा जो है वहाँ पर पहले जो कि रूस का था चंद्रमा के आसपास अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहा और जिसमें एक लाइका नाम की एक कुतिया भी गई थी। लाइका का पहले का नाम कुद्रेइका था और कुद्रेइका घुमंतू जानवर थी और वो उसका चयन इस आधार पर किया गया था कि वो बहुत ही शांत थी और उस कुद्रेइका लेकिन जीवित वापस नहीं लौट सकी। वो वहाँ की ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद अमेरिका ने 1961 में JM-18 द्वारा वहाँ पर अंतरिक्ष में चांद पर जो उनका मिशन जो है उन्होंने भेजा और उसमें 2 बंदर थे। ये दोनों बंदर पेरू के रहने वाले थे और दोनों बंदरों का नाम 22 और 37 रखा गया था। इस प्रकार से पेरू के बंदर और जो 1961 में अमेरिकी JM-18 द्वारा जो है भेजे गए थे और ये वहाँ पर जा कर के पहुँचे और सबसे ज़्यादा जाने वाले प्राणी अभी तक
लगभग 2 दर्जन से 4 दर्जन वहाँ पर अंतरिक्ष में बंदर ही सबसे ज़्यादा मात्रा में गए हैं। 1968 में जॉन 5 जो कि लाइफ फॉर्म्स थी वो वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पहुँचे। उसमें पहुँचने वालों में जॉन 5 जो रूस का यान था, स्पेसक्राफ्ट था, इसमें लगभग इसमें कछुआ, बीज, मच्छर और पौधे भी गए थे। तो इस प्रकार से जॉन 5 1968 में पहुंचा। इसके बाद 1968 से 1972 के बीच में तमाम तरह के मैंड अभियान जो है उसके द्वारा किए गए, अमेरिका के द्वारा किए गए। अमेरिका के द्वारा जो पहला मैंड अभियान था जो कि अपोलो 8 था, वो वहाँ पर गया और घूम करके वहाँ से लौट आया। और इसी प्रकार से 10 भी वहाँ पे गया, अपोलो 10 भी गया, अपोलो 11 भी गया, अपोलो 12 भी वहाँ पे गया। लेकिन अपोलो 8 और 10 वहाँ पर चारों तरफ चक्कर लगा करके वापस चले आए और अपोलो 11 वहाँ पे पहली बार पहुँचा। और अपोलो 11 में जो लोग गए थे उनका नाम एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले आदमी थे जो कि चांद पर 20 जुलाई 1969 को उतरे। और उसके बाद उनके साथी एडविन एल्ड्रिन भी उतरे और एडविन एल्ड्रिन आज भी जीवित हैं। और एडविन एल्ड्रिन जो का नाम बज एल्ड्रिन भी कहा जाता है। और बज एक जो एनिमेशन की एक फिल्म है जो कि अमेरिका में बन रही है, उसमें बज एल्ड्रिन का एक रोल जो है उसमें बज लाइटईयर के नाम से दिया गया है, जो एल्ड्रिन को ही समर्पित है। अब वहाँ पर अभी तो 50 साल की एक सालगिरह भी अपोलो 11 की मनाई गई है, जिसमें कई ऐसी प्रदर्शनियाँ लगाई गई थी जिसमें बियॉन्ड, फॉर फ्यूचर ऑफ द मून, फार फ्रॉम द मून एंड डेस्टिनेशन ऑफ द मून, इस तरह के 7 ऐसे प्रदर्शन वहाँ पर किए गए हैं जो कि उसको 50वीं वर्षगांठ की याद में किए गए थे। अब हम देखते हैं कि जो ये अपोलो मिशंस जो जा रहे थे वो अपोलो 15 को छोड़ करके सारे जो अपोलो अभियान वहाँ पर गए हैं वो पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में ही उतरे हैं। अपोलो 15 एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि अटलांटिक महासागर में उतरा है। और इसके अलावा अपोलो 17 एक ऐसा यान था जो कि रात में भेजा गया था। और आप देखते हैं कि ये जो अपोलो यान थी ये कहाँ पर उतरे हैं। तो अपोलो 11 जहाँ पर उतरा था उसका नाम था मेयर ट्रैंक्विलिटी या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और अपोलो 10 जहाँ पर उतरा था उसको सी ऑफ स्टॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अपोलो 13 चूँकि जल गया था, वहाँ पे उसमें इंजन में खूब खराबी हो गई थी जिसके कारण वापस आ गया, वहाँ के लोग नहीं उतर सके थे। और अपोलो 14 जहाँ पर उतरा था उसका नाम था फ्रॉम मार्स। और अपोलो 15 जहाँ पर उतरा था उसका नाम था हैडले इपिनाइंस। और हैडले 16 जहाँ पर उतरा था उसका नाम था डेकार्ट। और अपोलो 17 जहाँ पर उतरा था उसका नाम था टिग्रस, उसका नाम था टॉरस बैली। इस प्रकार से ये यान वहाँ पर उतरे थे। और उसके बाद 1972 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको जो है समाप्त कर दिया। तो उसके पश्चात चांद के यान बहुत कम, कोई भी यान नहीं गया। ये भारत ने जब अभी यान भेजा है तो अब चीन और अन्य देश भी वहाँ पर यान भेजना शुरू कर दिया है लोगों ने। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंतरिक्ष की ये अंतरिक्ष में अमेरिका ने तो ये भी सोचा था कि वहाँ पे एक टोलाइटन नाम की कॉलोनी बनाएंगे। और टोलाइटन कॉलोनी जो है उसमें 10,000 लोग होंगे। जो वहाँ पे आपको धब्बे दिखाई देते हैं चांद में, वो और कुछ नहीं बल्कि वहाँ पे गड्ढे हैं। और इसी बीच भारत के एक पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक 3 अप्रैल 1984 को, जो कि रूस के सैल्यूट 7 से गए थे, और उनका नाम था रमेश, वो 3 अप्रैल 1984 राकेश शर्मा गए थे। और उन्होंने वहाँ से एक संदेश भेजा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान
हमारा। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बंदर वहाँ पे गए थे। सबसे पहले वहाँ पर जो उसके अंतरिक्ष यात्रा में उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, वो पहले कुतिया वहाँ पहुँची जिसका नाम लाइका कुदरैका था। और जो सबसे पहले वहाँ पे व्यक्ति पहुँचे वो नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि अपोलो 11 द्वारा पहुँचे। इस तरह से ढेर सारे इतिहास बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, और भारत इसमें इन सभी इतिहास से अलग, और लगभग दुनिया के 10 देश और एक स्पेस एजेंसी वहाँ पर भेज चुके हैं। 176 अभियान अब तक हो चुके हैं, 75 अभियान सफल, 71 अभियान असफल हो चुके हैं। इन सब के बावजूद कि अगर देखा जाए तो भारत का जो चंद्रयान 3 अभियान था, ये जो है एक महान अभियान साबित हुआ है। और इसरो ने यह दिखाया है कि यम सोमनाथ, जो कि इसरो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि भारत अभी भी अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने भारत के उन मनीषियों को दिया है जिन्होंने पहले ये इतनी खोजें की हैं। उन खोजों को सिर्फ हमें जल्दी से इस पर लाना पड़ेगा। तो अब आइए उन महर्षियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। 12 मीर जिन्होंने खगोल विद्या के क्षेत्र में बहुत अभियान उन्होंने किया, भारत के भी महान गणितज्ञ खगोलविद थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता नामक किताब लिखी थी, और वो 6वीं शताब्दी में हुए थे। और इसके पहले 476 ईसा पूर्व में भारत के महान गणितज्ञ, महान खगोलविद और महान भौतिक शास्त्री आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्ट ने इतना अधिक कुछ किया है कि उन्होंने न केवल शून्य का आविष्कार किया, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ये भी बताया कि पाई का मान कैसे, उन्होंने 4 अंकों तक 3.1416 उन्होंने निकाला। और इसके अलावा उन्होंने इतनी नक्षत्रों सप्तर्षि मंडल की खोज की, पूर्ण सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की भी उन्होंने खोज की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत उन्होंने लिखा था। आर्यभट्ट सिद्धांत जो है गायब हो चुकी है, और आर्यभट्टियम जो सिद्धांत लिखा था वो अरब के लेखकों के माध्यम से वो उसका ज्ञान जो है अमेरिका यूरोप में पहुंचा, और वहाँ उन लोगों ने उसको श्रेय को हासिल किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का प्रभाव आने वाले ऋषियों के ऊपर, आने वाले मनीषियों के ऊपर बहुत पड़ा, और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर आविष्कार पड़ा उनका आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। और वो उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो कि 598 ईस्वी में उज्जैन में पैदा हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे उज्जैन में एक अकेडमी भी स्थापित की थी जो 12वीं शताब्दी तक चलती रही। और ब्रह्मगुप्त ने 2 किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खाद्यक लिखी थी। और इसके अलावा उस समय के जो तत्कालीन भास्कराचार्य फर्स्ट थे, वो भी उन्हीं के ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। उन्होंने उनको ब्रह्मगुप्त को गणित चक्र शिरोमणि की उपाधि दी थी। और उनके ज्ञान को अगर हम देखें तो अगर उनकी किताबों को हम पढ़ें तो हमें ये ज्ञात होगा कि किस प्रकार से उस ज़माने में भी भारतीय गणितज्ञों ने, भारतीय खगोलज्ञों ने कितनी बड़ी खोज की थी। और इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एक महान खोज थी। अब हम देखते हैं कि जो उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग भी किया। गणितीय प्रक्रियाओं में किया था उन्होंने शून्य का प्रयोग। और इसके अलावा उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का फार्मूला भी उन्होंने निकाला था, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो है 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य सेकंड का जन्म हुआ। और भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ और महान खगोलज्ञ थे। और उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने पहला 4 अध्याय थे, और पहले अध्याय में उन्होंने अपनी पुत्री को उसको समर्पित किया था, और लीलावती जिनका नाम था, और लीलावती गणित के सिद्धांत हैं। और इसके बाद बाकी के अध्यायों को उन्होंने खगोल विद्या के ऊपर और ग्रहों के अध्ययन के ऊपर समर्पित किया था। और वो ऐसे पहले खगोलज्ञ थे जिन्होंने शुभ घड़ी में अपनी पुत्री का विवाह किया था। और इस शुभ घड़ी को उन्होंने बनाने के लिए, शुभ मुहूर्त को जानने के लिए उन्होंने वाटर वॉच का प्रयोग किया था। ये वाटर वॉच का उन्होंने एक बर्तन में उन्होंने पानी डाला था, और पानी में एक लकड़ी का पिंड डाला था जिसके बीच में एक छेद था। और जब तक उसमें उनकी पुत्री शादी के समय जब तक उसमें गहने डालती गई, और जब वो डूब गया पूरी तरह से,
तब जा कर के उसी समय शुभ मुहूर्त निकला और उसी को शुभ मुहूर्त मान करके उसमें शादी उसकी की गई थी। इस प्रकार हम देखें तो भारत के वैज्ञानिकों ने इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक काम किया है। अब तक वहाँ पर अब तक जो है कुल 24 यात्री चांद पर जा चुके हैं। 24 यात्री चांद का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन 12 यात्री ही उस पर उतरे हैं और जो सभी उतरे हैं वो अमेरिका के ही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पहले आदमी जो वहाँ उतरे थे अपोलो 11 से, एडविन एल्ड्रिन, वो अभी भी जीवित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने जो अपनी पुरानी विद्या है उसको फिर से हासिल करना शुरू कर दिया है और वो बहुत जल्द ही विश्व गुरु इसमें भी बन जाएगा और पहले भी वो विश्व गुरु था। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की नारियां और भारत के पुरुष अब जो हमारे पुराना विज्ञान है और जो हम युग पुरुष, हम जो विश्व गुरु रहे हैं, उस सिद्धांत को हम पुनः चरितार्थ कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए और ये महसूस किया जाना चाहिए कि भारत एक नई युग में प्रवेश कर चुका है, जहां भारत की नारियां और भारत के पुरुष दोनों ही भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था, दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी लगे हुए हैं। और इसी के साथ अंतरिक्ष में भी भारत का जय घोष हो रहा है और भारत इसी तरह से नई नई चीज़ों की खोज करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।